स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आज आप लोगों के बीच फिर से आ चुका हूं। इस बार हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा को देखते हुए क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज हम फर्स्ट चैप्टर से कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। इस क्रैश कोर्स में आपको जो फायदा मिलने वाला है, इसमें होगा क्या कि हम लोग टॉपिक वाइज रिवीजन करते चलेंगे। वो टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाने की संभावना होगी, उस टॉपिक को हम जो है पॉइंट वाइज पॉइंट समझते चलेंगे और उससे रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे उसको करते चलेंगे। सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, इधर उधर की बात हमें बिल्कुल भी करनी ही नहीं है। तो पहला है चैप्टर आपका वास्तविक संख्या नेचुरल नंबर। इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल करेंगे और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी इसका बोर्ड पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जहां से आप उसको डाउनलोड करके फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर हाईलाइट आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नेचुरल नंबर के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसको सीखेंगे, और भी इससे रिलेटेड जो सवाल होगा उसको हम लोग करेंगे। अब आते हैं कुछ संख्याएं, जैसे कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर क्या होता है। पीछे के कुछ क्लास में, यानी कि आप 9th क्लास में इसके बारे में पढ़े होंगे। 9th क्लास का ये टॉपिक है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक या परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या। छोटा सा रिवीजन इसका हम लोग कर लेते हैं कि ये सभी संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्या जो होता है वैसी संख्याएं, या कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती की संख्या कौन कौन होता है? तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से अनंत तक। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आ जाते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जैसे मान के चले, जब आप गिनती करना शुरू करते हैं या जब कुछ भी आपके पास नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है उस समय आप क्या कहते हैं? कि हमारे पास जो है शून्य है। यानी कि अगर कोई आपके दोस्त ही है और आपसे कभी रुपया मांगने के लिए आए और आप कहें कि मेरे पास तो कुछ भी रुपया नहीं है, यानी कि कुछ भी रुपया नहीं है, मतलब क्या है? आपके पास शून्य बैलेंस है। उस समय जो है आपको किसकी जरूरत पड़ी? जीरो की। तो हम जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं, तो जीरो को जब इसमें शामिल कर देंगे तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से अनंत तक चले जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक का मतलब हुआ पूरा पूरा अंक। यानी कि अगर एक संख्या रेखा हम ड्रॉ करते हैं और इस संख्या रेखा पर यहाँ पर अगर जीरो रखें, तो जीरो क्या है? एक पूरा अंक है, ये एक पूर्णांक है। अब इस संख्या रेखा से दाईं ओर जब हम चलेंगे, प्लस वाली संख्या जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह से प्लस के इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा। अगर आप इसके बाईं तरफ चलते हैं तो जैसे -1, -2, -3, -4 या माइनस इन्फिनिटी तक की संख्याएं जो होगी, यानी कि हम कहेंगे पूर्ण संख्या या पूर्णांक जो होता है मतलब पूरा पूरा अंक होता है,
चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो या जीरो हो, डजेंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं होता, वे सभी के सभी क्या है, पूर्णांक है। अब आ जाते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहेंगे। तो चले, यानी कि हम p/q के रूप में जिसको लिख सकते हैं क्या होगा? परमेय संख्या। और परमेय संख्या यानी कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब p और q क्या होगा? तो p और q जो होंगे एक पूर्णांक होंगे, यानी पूरा पूरा अंक होना चाहिए। जैसे अगर हम यहां से लिखते हैं 2, तो 2 क्या है? एक परमेय संख्या है। 4, 6, 8, या आप यहाँ पे बटा में भी कोई संख्या ले लो, यानी 2/5, 3/7 या 22/7, 22/7, ये सभी के सभी क्या है? परमेय संख्या है। अब आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एक सवाल महत्वपूर्ण बनता है कि 22/7 जो है क्या है? एक परमेय संख्या है। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि पाई, तो पाई क्या होगा? तो पाई जो होगा अपरमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरमेय संख्या है। आपको इसमें एग्जामिनर फंसाने का प्रयास करेगा, लेकिन आप हैं समझदार, इससे तुरंत लिख लेंगे। यानी कि जब आपसे पूछा जाए कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरमेय संख्या है और पाई का मान जो होता है 22/7, वो क्या है? परमेय संख्या। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि पाई का जो मान होता है 22/7, वो लगभग मान होता है, जिसको हम सॉल्व करने के लिए सुविधा के अनुसार जो है लिख देते हैं। अब आ जाते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो परमेय और अपरमेय दोनों का सम्मिलित रूप क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। यानी कि हम लिखेंगे परमेय, परिमेय और प्लस में अपरिमेय। अपरिमेय अगर दोनों संख्या को हम मिला देते हैं तो वो क्या है? वास्तविक संख्या। कहने का मतलब ये हुआ कि सभी संख्याएं जो मिलकर बनाएगी वो संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। चले आगे चलेंगे। अब आपने जो सीखा है उसका छोटा सा आप टेस्ट दे दो। क्या क्या आप सीखे हैं? जैसे आपने हम सीखे कि पाई, पाई क्या है? पाई कौन सी संख्या है? तो जल्दी से कमेंट में जवाब लिखेंगे कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। 22/7 कौन सी संख्या है? तो 22/7 क्या होगा? आप कहोगे सर अभी हमने सीखा है कि 22/7 परमेय संख्या है। 22/7 जो होगा परमेय संख्या। आपसे सवाल है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जैसे पीछे आपने देखा कि जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से शुरू होता है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलते जाता है। तो हमने सवाल पूछा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो आप कहोगे सर 0 होगा। क्या होगा? 0। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? 0। अगली सवाल पुकारा कि परमेय और अपरमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो परमेय और अपरमेय जब मिला दिया जाएगा, दोनों का सम्मिलित रूप कहोगे, इसको हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी परमेय और अपरमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आ जाते हैं अगली टॉपिक, अभाज्य गुणनखंड।
प्यारे बच्चों, क्या आप लोग को पता है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? पता भी होगा, शायद आपने पढ़ा होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि किसी संख्या का अभाज्य संख्या के रूप में टुकड़ा करना, यानी कि आप उसको जो है छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? तो आपने पढ़ा होगा कि अभाज्य संख्या जो होती है एक ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना, जैसे पहला सवाल इसमें है कि आपको लिखना है 24 का अभाज्य गुणनखंड। तो 24 को हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, और 24 का अभाज्य गुणनखंड करना, तो 24 के हम अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते चले जाएंगे। जैसे इसमें हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से जब इसमें लगाओगे तो 2 से 12 बार में, फिर इसमें 2 से देंगे तो 2 से 6 बार में, 2 से फिर लगेगा 3 बार में, और लास्ट में 3 से जब हम डिवाइड करेंगे 1 बार में। याद रखना है, तब तक हम इसको अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्या के टुकड़ों के रूप में तोड़ते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। अब इसको हम लिख पाएंगे कि 24 बराबर 2। अब 2 को देखो कितना बार लिखा गया है, 1 2 3 बार, तो 2 का पावर 3, और फिर लिखेंगे गुना 3, तो 3 के कितने टुकड़े हैं? 1, तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 24 का, 2 का पावर 3 अगुना 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसे 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका हम अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य संख्या के टुकड़ों के रूप में बांटते चले जाएंगे, यानी कि सबसे पहले अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसमें भाग देते हैं तो 15 बार में लगेगा। फिर अब 2 से लगाओगे तो 2 से तो लगेगा नहीं, तब क्या करेंगे? 3 से भाग देना, 3 से लगाएंगे 5 बार में, और फिर लास्ट में 5 से लग जाएगा 1 बार में। याद रखना, फिर से हम आपको दोहरा रहे हैं कि तब तक इसका टुकड़ा करना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो चलें अब इसको लिखेंगे कि 30 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ वो हुआ 2 गुना 3 और गुना 5। चले अगली सवाल था कि हमें 140 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। आप सभी के सभी जल्द से जल्द इसको बनाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तब तक हम भी सॉल्व कर रहे हैं साथ ही साथ, और आप लोग भी इसको सॉल्व करें। 140 जो होगा, सबसे पहले 2 से आप लगाओ, 2 से 7 बार में और 0, फिर 2 से लगाओगे 35 बार में, फिर 2 से लगाना है, 2 से तो अब लगेगा नहीं, तब क्या करोगे? तो अब लग रहा है इसमें 5 से, तो 5 से लगाएंगे 5 से 7 बार में, और लास्ट में फिर 7 से लगाएंगे 1 बार में। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल आया है? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 और गुना 1। अब 2 को देखोगे तो 2 बार लिखा हुआ, यानी कि 2 का पावर 2 गुना 5 और गुना 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 का पावर 2 गुना 5 गुना 7 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आपको बताना है कि 3825 या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 156 का
156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये आप लोग को बताना है। जल्दी से आप लोग बताएं। अब 156 को अगर बांटेंगे यानी 2 से भाग दे देना, 2 से भाग देंगे 2 से 7 बार में, फिर कितना होगा 2 से भाग देना, 1 बच गया, 2 से 8 बार में, 2 से फिर 2, 2 तिया 6, बाकी 1, 2 से 9 बार में। अब 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और लास्ट में 13 से लग रहा, 13 से 1 बार में। फिर हम आपको रिमेम्बर कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि आपको तब तक इसमें भाग देते रहना जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो अब हम इसको लिखते हैं 156 बराबर 2। अब 2 को 2 बार गुना किए हैं यानी कि 2 का पावर 2, और फिर गुना 3 और गुना 13। चले अगली सवाल अब देखेंगे। अगला सवाल जो है आपके सामने 3825 का अभाज्य गुणनखंड बताना है कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो 3825 अब इसमें भाग दो, देखेंगे 2 से तो लग नहीं रहा, 3 से ट्राई करोगे लगाकर, 3 से तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बाकी कितना बच गया 2, 2 से 7 बार में 21, 1 5 यानी 15, और बच गया यहाँ से 15 यानी 3 से 5 बार। फिर देखिए 3 से लगता है तो 7 5 12, 13 14 15 यानी 3 से भाग लग रहा है, तो फिर से लगाते हैं। 3 से भाग लगाओगे 3 से 4 बार में, 3 दूनी 6, 1 3 5 15। अब 3 से लग नहीं रहा, अगला क्या करेंगे हम 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाओ, 5 से 8 बार में, 5 8 40, बाकी 2, और 5 से 5 बार में 25। अब देखिए फिर से 5 से लग रहा, तो 5 से देंगे 1 और 7 17 बार में, और लास्ट में 17 से लगाएंगे 1 बार में। तो 3825 जो है इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ गया, 3 को 2 बार किए, 3 का पावर 2 गुना 5 2 बार है, 5 का पावर 2 गुना 17 गुना 17। प्यारे बच्चों, आपको ये सवाल जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में निश्चित रूप से 1 नंबर का पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो अब उम्मीद है कि आपको जो है इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड निकाल पाएंगे। अब अगर आप अभाज्य गुणनखंड सीख गए हैं तो आपको बताना है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका सभी बच्चे कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तब तक हम भी सॉल्व करते हैं साथ ही साथ, और आप लोग जो है इसको कमेंट करके बताएं कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चले कमेंट करके आप लोग इसका आंसर दें 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अब आगे का टॉपिक जो है आज का एचसीएफ। एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि मॉस ऑफ जिसको कहते हैं आप लोग हिंदी में। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ जब निकालते हैं तो जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ वो संख्या होगे जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ भी है कॉमन, तो आपको देखना है कि दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन क्या मिलता है, तो
वो जो अधिकतम संख्या जो कॉमन मिलेगा वही उसका एचसीएफ होगा। अब हमें एचसीएफ जो निकालने के लिए दिया जाता है वो किस मेथड से निकालने के लिए कहेगा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब पीछे अभाज्य गुणनखंड आप निकालना सीखे हैं, तो अब निकालते हैं। 12 और 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 12 का फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 12 जो है देखो, तो 12 को लिखेंगे, 12 को जो है 2 से भाग लगाओगे, 2 से 6 बार, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार, और लास्ट में 3 से लगाएंगे 1 बार में। तो 12 जो है इसका हम फैक्टर लिखेंगे कि 12 जो है ये है 2 का पावर 2 और गुना 3। अब फिर आ जाते हैं 30 का अभाज्य गुणनखंड लिखो। 30 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 से भाग लगाना है 15 बार में, फिर 3 से भाग लगाएंगे 5 बार में, और फिर 5 से भाग लगाना है 1 बार में लगेगा। तो 30 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो 30 जो हो गया वो है 2 गुना 3 और गुना 5, 3 गुना 5। अब हमें बताना क्या है इसका एचसीएफ। एचसीएफ होता क्या है, तो अभी आपको बताएं कि जो संख्या दी हुई है, जो अभाज्य गुणनखंड है, उसमें आपको देखना है हाईएस्ट कॉमन, यानी कि सबसे अधिक कॉमन क्या मिल रहा है। तो आप देखो कि यहाँ पर जो है 2 का पावर 2 है, और नीचे जो दिख रहा है इसमें जो है 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 2 और इसमें कितना है 2 का पावर 1। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या मिले, तो आप कहोगे सर हाईएस्ट कॉमन जो है 2 मिल गया। और इसमें अगर देखेंगे तो इसमें पावर 1 और इसका भी पावर 1, यानी कि 3 का पावर 1 यहाँ भी है और 3 का पावर 1 यहाँ भी है। तो दोनों में पावर कितना कॉमन मिला, तो आपको गुरुजी 3 मिल गया। ठीक है, क्या 5 के साथ कोई कॉमन है, तो कहोगे नहीं है सर। तो यहाँ से हम देखेंगे जो भी कॉमन मिलेगा उसको लिखते चलेंगे, यानी कि लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 12 और 30, 12 और 30 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 2 गुना जो कॉमन मिला, कितना मिला 3, 2 गुना 3 यानी कि 6 हो गया। चलो, अब अगर आप ये समझ में आया है आपको, तो अगली सवाल करके देखते हैं। एक बार फिर से पूछा गया कि 12, 15 और 60 का आपको एचसीएफ बताना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो निकालते हैं। देखें, सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 को लिखोगे 2 से कितना बार में 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, और फिर लिखोगे 3 से 1 बार में, 1 बार में। ऐसे ये 15 का फैक्टर निकाल लेना है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, 5 से 1 बार में। और उसी प्रकार से 60 का जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। 60 को अगर देखोगे तो 60 में 2 से भाग लगाएंगे 30 बार में, और फिर 2 से भाग लगाना है 15 बार में, और फिर 3 से भाग देना है 15 में, तो 5 बार में, और 5 में 5 से भाग देंगे 1 बार में। अब इन सभी का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, यानी कि 12 बराबर हो गया 2, 2 का 2 बार गुना है तो 2 का पावर 2 गुना 3, फिर 15 को लिखोगे 15 बराबर कितना 3 गुना 5, और 60 को लिखेंगे। 60 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, तो आप कहोगे 2 का पावर 2 है
गुना 3 और गुना 5। अब इसमें देखना है कि हम इन सभी में देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन देखोगे कि हाईएस्ट अंक जो कि कॉमन मिल रहा है वो कितना है। तो देखो क्या 2 कॉमन मिल रहा है, 2 में देखेंगे कि इसमें तो 2 है, इस वाले 15 में 2 है ही नहीं, तो 2 को आपको छोड़ देना, यानी कि 2 कॉमन नहीं मिला। अब आ जाते हैं 3 की तरफ। क्या 3 सभी में कॉमन मिल रहा है? कहोगे गुरुजी हाँ मिल रहा है, 3 तो सब में कॉमन है, यानी 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। क्या 5 सब में कॉमन है? कहोगे नहीं गुरुजी 5 जो है सब में कॉमन नहीं है, तो 5 कॉमन ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन मिला उसको लिखना, यानी नीचे लिखेंगे HCF ऑफ 12, 15 और 60 बराबर कितना हो गया? तो आप कहोगे 3 होगा। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं अगली चीज, अब आ जाते हैं एलसीएम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एलसीएम से भी सवाल बनते हैं। तो आप देखते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब क्या है? तो एलसीएम का मतलब होता है लो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब जैसे कि पीछे अब एचसीएफ में आप क्या कर रहे थे, तो बड़ी संख्या जो कॉमन मिल रहा था, यानी कि जो संख्या कॉमन मिल रहा था उसको लिखते थे। और इसमें क्या होगा कि कॉमन में हाईएस्ट पावर देखना। पीछे आप क्या देख रहे थे कि जो एचसीएफ बना रहे थे उसमें लोएस्ट पावर, और इसमें क्या हाईएस्ट पावर लेना। जैसे कि देखते हैं 12 और 15 अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है। तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। एक बार फिर से 2 से 6 बार में, फिर लिखोगे 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में लग गया। 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो 5 यानी 3 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में, यानी 12 बराबर हो गया 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 1। या आप इसको इस प्रकार से लिख पाओगे कि ये जो है 2 का पावर कितना है, तो आप कहोगे 2 का पावर 2 हो गया गुना 3 है। फिर आप लिखेंगे 15 को, 15 कितना हो गया, तो 3 गुना 5। अब इस दोनों का एचसीएफ यानी लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 बराबर। अब इसमें देखना है कि हाईएस्ट यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें देखोगे कि सबसे ज्यादा पावर। तो देखो पहले तो मिला लो, इसमें देखो 2 किसी में मिल ही नहीं रहा, इसको भी लिखना है, यानी कि 2 के पावर 2 को लिखो। इसमें देखो कि जो मिल रहा, अगर मिल रहा है तो 3 और 3 मिला है तो गुना 3 लिखेंगे और गुना में फिर 5 लिखोगे। अब देखो अगर जो मिलेगा, जो कॉमन मिलेगा, उस कॉमन में सबसे बड़ी पावर आपको लेना है। तो अभी देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 गुना 5 और 3 का गुना करेंगे 15, 15 और 4 का गुना हो गया 60। अब आ जाते हैं अगली सवाल, 18, 24 और 30 का जो है एलसीएम निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 18 का एक बार अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, कितना होगा, आप कहोगे 3 से लगा दीजिए, या सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से 9 बार में, फिर 2 से लगाना है, सॉरी 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगा लो, 3 से 3 बार में और फिर 3 से लगाना है 1 बार में। अब 24 का फैक्टर निकालेंगे। 24 को लिखोगे 2 से 12, 2 से 6 और 2 से लगाएंगे 3 बार में, 3 का फैक्टर 1। फिर 30 का फैक्टर निकालेंगे 2 से 15 बार में, 3 से लगाओगे 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में। अब इन सभी को लिखें, 18 बराबर कितना आया, तो 2 गुना
3 दो बार है तो 3 का पावर 2, फिर 1, 24 को लिखेंगे तो 24 बराबर 2 कितना बार है तो 2 कहोगे 3 बार है सर। उसके बाद 3 कितना बार, 1 बार। फिर आगे आ जाते हैं, 30 को लिखेंगे। 30 जो है 2 1 बार, तो पावर 1 में लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद गुना 3 और गुना 5। अब आपको क्या देखना है इन सभी में, तो पहले देखो क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। तो आपको हो गए एलसीएम ऑफ 18, 24 और 30 बराबर, सब में कॉमन खोजेंगे। कॉमन आप देखें 2, 2 और 2, सब में 2 है, लेकिन 2 का जो हाईएस्ट पावर जो होगा वो आपको लेना है। तो 2 का पावर कितना मिल रहा, 3, 2 का पावर 3 गुना, फिर 3 देखो 3 में सबसे अधिकतम पावर कितना है, 2, तो 3 का पावर 2, और फिर 5, 5 एक में ही है तो 5 को यहाँ पर लिख देंगे। अभी सबका गुना करें, देखो गुना करोगे 2 का पावर 3 यानी कि 8 गुना 3 का पावर 2 यानी 3 तिया 9 और गुना 5 बराबर 9 अठे 72 गुना 5 यानी 5 दूनी 10, 7 पचे 35 और 35 और 1 36, तो इसका आंसर 360 हो जाएगा। अब अगर आप एलसीएम सीख गए हैं तो आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसको आपको देना है। आपसे पूछा जा रहा है कि 12, 30 और 48 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और किस मेथड से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। ये आपका टेस्ट है। आप लोग अगर इसको सीखे हैं तो एक बार इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। और अगली सवाल की तरफ आज हम चलेंगे। फिर क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको जो है 96, 404 का एचसीएफ और फिर इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 96 को यहाँ पे लिखना है और फैक्टर करते चलो। 2 से कहोगे 3 बार में लगेगा, 2 तिहाई 6, सॉरी 4 बार में लग रहा है तो 4 बार में, और फिर 1 यानी 8, 2 अठे 16, 2 से फिर लगाएंगे 2 बार में और 4 बार, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3 बार में, फिर 3 से लगाओ 1 बार में। इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 96 का, ये हो गया 2 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 5 बार है तो 2 पावर 5 और गुना 3। फिर आगे लिखेंगे 404 को, 404 का अभाज्य गुणनखंड, भाग लगाओ 2 से 2 बार में 0, 2, फिर 2 से लगाएंगे 2 से 1 बार में 0 और 1। अब आगे फिर लगाना है, देखो किससे लगेगा, 7 से लगा के देखते हैं। तो 7 से 1 बार में बच गया 3 और 1, तो 7 से इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि 101 खुद ही प्राइम फैक्टर है तो इसमें किसी से भाग लगेगा ही नहीं, तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे। यानी कि अब लिख पाएंगे कि 404 जो होगा देखो, यानी 404 ये हो गया 2 का पावर 2 और गुना 101 के बराबर। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ लिखना हमें, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 96 और
404 का, और दूसरा हमें लिखना है एलसीएम कितना का, 96 और 404 का। अब देखो एलसीएम में हमने क्या बताया कि जो हाई कॉमन मिलेगा, जो सबसे छोटी संख्या जो कॉमन मिलता है वो इसका एलसीएम होता है। तो दोनों में देखेंगे कि यहाँ पर पावर 2 का पावर 5 और 2 का पावर 2 है, दोनों में क्या कॉमन मिला, तो आप कहोगे कि दोनों में जो है 2 का पावर 2 कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 2 का पावर 2। क्या और कुछ कॉमन मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि इसमें कुछ भी और कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर हो गया 4। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम में जो भी कॉमन मिलेगा उसका हाईएस्ट पावर यानी अधिकतम घात जो है आपका एलसीएम में होगा, यानी कि 2 का पावर कितना होगा 5। यहाँ पर लिखेंगे 2 का पावर 5 गुना ये 3 और 101 दोनों कॉमन है नहीं, यहाँ 3 गुना 101 लिखना है। अब दोनों को गुना करो, 2 का पावर 5 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32, ये हो गया 32 गुना, इसको गुना कर लोगे तो 303 हो गया। अब इस दोनों को गुना करके जो भी आएगा इसका आंसर होगा, आप लोग खुद इसका गुना कर लेना। अगली संख्या जो है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड बताना विधि से जो है एलसीएम और एचसीएफ याद करना है। ये सवाल आपके होमवर्क का है, इसको आप लोग खुद बनाओगे। अब अगली टॉपिक आ जाते हैं, देखते हैं। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। देखो अगर कोई भी दो संख्या लेते हैं, सपोज दैट संख्या जो है एक संख्या ए है, हमने मान लिया ये संख्या 12 है। दूसरी संख्या हम ले लेते हैं जो कि बी है और ये संख्या जो है 15 है। अगर आप इस दोनों का एलसीएम लिखोगे, एलसीएम तो 12 और 15 का एलसीएम जो कि हम लोग पीछे भी निकाले हैं कितना होगा, आप कहोगे 60 होगा गुरुजी। अब आ जाते हैं दोनों का एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ दोनों का कितना होगा, तो 12 और 15 में जो कॉमन अधिकतम फैक्टर कॉमन मिल रहा, तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर इसमें 3 कॉमन मिल रहा। अब आ जाते हैं कि अगर आप इस दोनों संख्या को, एक संख्या जैसे कि कितना है 12, दूसरा संख्या क्या है 15 है, अगर हम इस दोनों संख्या को गुना करते हैं, यानी कि हम अगर इसको 12 को 15 से गुना करते हैं और इस दोनों को गुना करते हैं, यानी कि 60 को 3 के साथ, तो दोनों का मल्टीपल बराबर होगा, यानी कि 12 और 15 को गुना करने के बाद भी 180 और 60 और 3 को गुना करने के बावजूद भी 180 आ रहा। तो यहाँ से देखा गया कि एक फॉर्मूला बन गया, यानी कि अगर एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए गुना बी बराबर हो गया एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो यहाँ से फॉर्मूला हमने लिखा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखो, अब यहां से इसमें एक क्वेश्चन करेंगे, क्या है कि दो संख्याओं का मॉस ऑफ, यानी कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ दिया है वो कितना है 30 है, तथा उनका एलसीएम 360 है। तो यदि एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल जो निश्चित रूप से एक सवाल आते ही आपके एग्जाम में, तो देखोगे कि आप अभी तुरंत सीखे हैं कि अगर हम देखेंगे कि पहली संख्या जो कि इसमें
इस दोनों का एलसीएम दिया यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है, तो दोनों का एचसीएफ कितना है 30, उसका एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम जो है इसका 360 है। और फिर जो एक संख्या है यानी कि एक संख्या जिसको अगर हम मानेंगे पहली संख्या मान लो, तो ए दिया हुआ है कितना 120। अब आपको बताना है कि बी कितना होगा यानी दूसरी संख्या क्या होगा। तो आप जानते हैं कि चूंकि ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो इसमें देखो पहली संख्या कितना है 120, 120 गुना बी बराबर एचसीएफ कितना है 360 अगुना एलसीएम 360 और एचसीएफ कितना है 30। अब गुना करें b बराबर यहां से गुना करोगे 360 गुना 30 बटा 120 नीचे आ जाएगा, 120 से इसमें भाग लगाना है, 12 से 3 बार में लगेगा, 120 से 3 बार में 120 दिया कितना हुआ 360, तो 30 दिया 90, इसका आंसर हो गया 90 के बराबर। एक और सवाल देख लेते हैं इस पर, क्या है कि दो संख्याओं का मौसौ यानी कि यहाँ पर एक बार फिर से इसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे कि सवाल में दिया गया है कि एचसीएफ जो है वो कितना है 23 है, उनका एलसीएम यानी कितना है, आपको हो गए कि एलसीएम जो है इसका वो है 1449। यदि एक संख्या 161 है यानी कि a बराबर कितना 161 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है यानी कि आपको निकालना है b का मान क्या होगा, तो b बराबर ज्ञात करना है। आसान सा सवाल जैसा पीछे हमने किया उसी प्रकार से इसको करेंगे, यानी कि चूंकि आप जानते हैं कि पहली संख्या a दूसरी संख्या b यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या इसमें कितना है 161, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, लिखेंगे बराबर में एलसीएम, एलसीएम कितना है 1449, 1449 गुना एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 23, तो b बराबर 1449 गुना 23 बटा 161 लिखेंगे। अब इसको आपको काट लेना है, जो भी काटने के बाद आएगा वो इसका आंसर होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, आपको बताना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। इसी प्रकार से ये क्लास आपका कंटिन्यू जारी रहेगा। कुछ तकनीकी समस्या के कारण हम आपका क्लास लाइव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको सभी क्लास लाइव ही प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।